तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं और इसके अंतर्गत अनुच्छेद जैसे 21 के 29 का 2 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियों के बारे में जानेंगे और बच्चों के अधिकार राइट टू चिल्ड्रन के बारे में जानेंगे। और इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 RT 2009 के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार, इन सभी के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य है हम ये समझ लेते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य है कि बिना भेदभाव को सभी तक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य पहुंचाना शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। तो शिक्षा का किसी भी स्तर, किसी निश्चित स्तर मतलब कक्षा होता है, जैसे कक्षा 1 2 3 4 5, तो एक कक्षा मतलब को स्तर बोलते हैं। शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग, स्तर, लिंग आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व को पूर्ण विकास के लिए शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण से तात्पर्य सिर्फ एक ही पॉइंट रखिएगा कि सभी को बिना भेदभाव के शिक्षा पहुंचाना ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। बस यही टॉपिक आएगा क्वेश्चन में, इसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं सार्वभौमिकरण की आवश्यकता क्यों हुई। तो सार्वभौमिकरण की आवश्यकता साक्षरता प्रसार को बढ़ाने के लिए, यानी कि साक्षरता वृद्धि के लिए हुई, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और स्वशिक्षा के लिए, सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय में, राजनैतिक जागरूकता में। ठीक है। तो ये शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा की आवश्यकता उद्देश्य लगभग समान ही होते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। उद्देश्य भी देख लेते हैं। समाज के साथ समायोजन का कौशल विकसित करना, सर्वांगीण विकास करना, विवेकपूर्ण निर्णय की क्षमता विकसित करना, जीविकोपार्जन की क्षमता विकसित करना। ठीक है। विवेकपूर्ण निर्णय मनुष्य ले सके और जीविकोपार्जन स्वयं से कर सके, ज्ञानार्जन करके बौद्धिक विकास कर सके। तो देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा संविधान है, संविधान में कुल 11 अधिवेशन आयोजित हुए थे। अधिवेशन मतलब होता है बैठकें। तो कहीं कहीं 12 अधिवेशन दिया, कहीं कहीं 11 अधिवेशन दिया है। हालांकि 11 अधिवेशन जो है में संविधान बन गया था, परंतु जो बढ़ावा कहीं कहीं दिया है, उसका मतलब है कि उस दिन हस्ताक्षर के लिए लोगों को बुलाया गया था, इसलिए उससे भी कहीं कहीं काउंट कर देते हैं। तो कहीं कहीं 12 अधिवेशन दिया, कहीं कहीं 11 अधिवेशन दिया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इस प्रकार जो हमारा संविधान है, यह है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बना था। कब बना था, कितने समय में बना था, क्वेश्चन आ सकता है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान का निर्माण हुआ और यह 20 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु लागू 26 जनवरी 1950 में हुआ था। और 20 नवंबर 1949 को ही संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे, बाकी 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। तो देखिए, संविधान के कुछ उपबंध यानी कि अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे तथा अन्य 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस संविधान हाईलाइटर लेते हैं। इस संवैधानिक उपबंधों का वर्णन निम्नलिखित है, जिसमें शिक्षा संबंधित अधिकार भी शामिल हैं।
देखिए, इसमें पहला है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 हमसे कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। इस वर्ग में बताया गया इसके अंतर्गत बताया गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति के विधि यानी कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यानी कि समान कानून देगा, अर्थात सभी पर एक समान कानून लागू होगा। लेकिन तो एक बात ध्यान देना है, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं और राज्यपाल होते हैं उनको कुछ छूट दी गई है, उन पर कानून लागू नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए 16वां क्वेश्चन अनुच्छेद 16 में देख लेते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि अगर सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान किया जाता है, इसमें रोजगार के अवसर में समानता रहता है, समानता दी जाती है, यानी कि कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो उसमें समान अवसर दिया जाएगा। परंतु यहाँ पर आरक्षण भी होता है। यही अनुच्छेद जो है आरक्षण का आधार बना। धर्म, जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, निवास के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सभी को समान अवसर दिया जाएगा और राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और जो हमारा आरक्षण की शुरुआत जो है अनुच्छेद 16 से ही हुआ था। तो देखिए, हमारे पास एक टॉपिक में था अनुच्छेद 21 का ए। तो अनुच्छेद 21 का ए क्या कहता है? यह संविधान के भाग 3 और संविधान के भाग 3 में जो हमारा मूल अधिकार दिया गया है, ठीक है, जो 1235 के अंतर्गत आया है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बात कर सकते हैं, में निहित है। और इसमें कहा गया है कि 66वें संविधान संशोधन में 2002 में कहा गया है कि यह जो है 21 के जो है ना, ये संविधान के 66वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके अंतर्गत यह जोड़ा गया है कि इसके अनुसार राज्य जो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? राज्य कराएगा। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ओके, तो यह जो है अनुच्छेद 21 का यानी कि यह 66वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वही है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है राज्य द्वारा पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे संस्थान जिसमें राज्य उसकी फंडिंग करता है, देखभाल करता है, तो उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 कहता है कि यह अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। ठीक है, चलिए बताइए अनुच्छेद 14 क्या था? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता था। और अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता था। इसी प्रकार से अनुच्छेद 28 है कि राज्य द्वारा पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 के ए और 29 के दो अनुच्छेद है, इसे याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन आया है, बहुविकल्पी में भी आता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी भी राज्य में रहते हों अपनी भाषा एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 के 1 में भाषा एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक किसी भी राज्य में रहता हो। और अनुच्छेद 29 का 2 है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 29 का 1 और अनुच्छेद 29 का 2। इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 29 का फर्स्ट में याद रखिएगा, उसमें भाषा एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार था। और अनुच्छेद 29 का 2 में
कि जो है किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा जो राज्य द्वारा पोषित संस्थान है। ओके, तो 29 का 1, 29 का 2 याद रखिएगा और 28 भी याद रखिएगा कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, 28 में कहा गया है। और 30वां देख लेते हैं। 30वां है सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान का निर्माण व उसके प्रबंधन का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान का निर्माण कर सकता है। यह अनुच्छेद 30 पर 30 का आता है। और अनुच्छेद 45 है। अनुच्छेद 45 जो है यह है भाग 4 क्या है, DPSP है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक कि वह 14 वर्ष नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, जब तक कि वह 10 वर्ष अर्थात 10 वर्ष के अंतर्गत था। और जो हमारा अनुच्छेद 21 का ये था उसमें यह लिमिट नहीं थी। ठीक है, वह हमेशा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा राज्य। चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है राज्य समाज के दुर्लभ वर्गों यानी कमजोर वर्गों, अनुसूचित जनजाति में शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। अनुच्छेद 29 का 2 तो मैंने बता ही दिया है। और 51 का हम देख लेते हैं। इसके अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। 51 का कहा है हमसे कि यह माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न बन जाता है कि अनुच्छेद 343 से कि संघ की राजभाषा हिंदी है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में कहा गया है। और 350 का क्या है, प्राथमिक स्तर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। यह अनुच्छेद 350 हमसे कहा है। ओके, 351 है हिंदी भाषा के विकास और वृद्धि का निर्देश। मतलब 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दें, उसका विकास करें ताकि वह भारत का मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी कि हिंदी जो है अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी मूल भावना के हस्तक्षेप किए बिना आत्मसात करके समृद्ध करें। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 351 में कहा गया है। अब इसके बाद हम लोगों ने जाना कि संविधान के कुछ उपबंध और शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो अनुच्छेद याद रख लीजिएगा, एक बार नहीं समझ आया तो दूसरी बार वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं बाल अधिकार, राइट टू चिल्ड्रेन। देखिए जो बाल अधिकार है ना, यह सरकार ने नकल किया है। किससे किया है, यूएनओ से किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यह 20 नवंबर 1989, ये डेट याद रखिएगा। डेट जो एग्जाम में वैकल्पिक में आ जाता है कि 20 नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने बाल अधिकारों की घोषणा की। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया, उसका नकल करके 11 दिसंबर 1992 में, कब किया, 11 दिसंबर 1992 में भारत सरकार ने बाल अधिकारों को घोषणा की। ठीक है, जो यूएनओ का बाल अधिकार था वही बाल अधिकार भारत में भी लागू हो गया। कब हुआ, 11 दिसंबर 1992 में। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा 89 से 92 हो रहा है, यानी कि 3 साल का इधर अंतर है। 3 साल का अंतर याद रखिएगा कि 20 नवंबर 1989, नवंबर दिसंबर, और कितना अंतर हो रहा है, 10 दिन उधर हो रहा है, यानी कि 11 दिन बाद
11 नहीं जी 21 दिन हो जाएगा। 21 दिन बाद जो है भारत सरकार ने बाल अधिकारों को लागू किया था। तो 3 दिन का अंतर, 3 साल का अंतर इधर हो गया और 21 दिन का अंतर इधर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा कि 20 नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों की घोषणा की और 21 दिसंबर 1992 में भारत सरकार ने बाल अधिकारों को स्वीकारा। अब जान लेते हैं बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधान क्या किया गया था। इसमें कहा गया था कि बच्चों के जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, मतलब कि बच्चे अगर भारत में जन्म लेते हैं तो उसके तुरंत बाद उसका पंजीकरण होगा और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का उसका अधिकार होगा। अनुच्छेद इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि दूसरा बच्चों का अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक बच्चों को अपनी राष्ट्रीयता, नाम व पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है। तीसरा अधिकार है बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना। चौथा है माता पिता अथवा परिवार को पुनः एकीकरण व संबंध बनाए रखने का अधिकार। पांचवा है बच्चों को अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र उसका कानून बनाएगा। यह बच्चों का अधिकार है। ठीक है, यदि माता पिता या उसके लिए रखे गए कोई उत्तरदायी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। और सातवां है बच्चों को नशीले द्रव्यों से बचाना। शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। जहां गोद प्रथा हो यहाँ बच्चों के हितों को ध्यान में रखा जाए। बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से हानि होने से बचाना। लैंगिक शोषण से बचाना। सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने पर निषेध है। कब? 15 वर्ष से कम बच्चों को ध्यान देना है। अब देख लेते हैं बाल अधिकार के उद्देश्य क्या है। गुणवत्तायुक्त शिक्षा को बढ़ावा देना बाल अधिकार का उद्देश्य है। शोषण, श्रम, व्यापार व बाल विवाह में संरक्षण का अधिकार बताना। भारत सरकार द्वारा बच्चों के प्रवेश के किए गए प्रयासों से अवगत कराना, यह बाल अधिकार है। बच्चों को यूएनओ द्वारा प्रस्तावित अधिकारों की जानकारी देना। ठीक है, जो बाल अधिकार की जानकारी दिया था। अब तक तो मैंने पढ़ा कि बाल अधिकार, राइट टू चिल्ड्रेन। अब जानेंगे नेशनल चिल्ड्रन पॉलिसी, राष्ट्रीय बाल नीति। बाल अधिकार और बाल नीति में अंतर है। ठीक है, बाल अधिकार में राष्ट्रीयता और पंजीकरण, खतरनाक कार्य को रोकने, सशस्त्र बलों का निषेध, ये सभी टॉपिक था। और हम राष्ट्रीय बाल नीति देख लेते हैं क्या है। यह 22 अगस्त 1974 में भारत सरकार ने बच्चों कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल नीति घोषणा की। ये कब हुआ था? 22 अगस्त 1974। और बाल अधिकार कब हुआ था बताइए? 11 दिसंबर 1992 में हुआ था। ठीक है, तो दोनों डेट याद रखिएगा। इसके कुछ प्राविधान, ये 1974 यानी कि यह पहले आया था राष्ट्रीय बाल नीति, और बाल अधिकार पहले आया था। ठीक है, यह बाद में आया था क्योंकि यह 1974 में आया था, 1992 में भी आ गया था। तो इसके कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? पहला है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगा। वही मतलब कि अनुच्छेद जो है 45 जो था हम लोग पढ़े थे वही है। ठीक है, प्रयास करने के लिए योजना बनाएगा। राज्य द्वारा बालकों को पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाए, मतलब MDN, मिड डे मील। मिड डे मील की योजना कब शुरुआत हुई थी बताइए? MDM 15 अगस्त 1995 में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया था।
राज्य द्वारा 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण उत्पादन कार्य में लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे सशस्त्र बलों के लिए बाल अधिकार का था, इसी प्रकार से इसमें जो है राइट टू चिल्ड्रेन में नेशनल चाइल्ड पॉलिसी में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य करने से रोका गया है। फिर इसके बाद बालकों को उनके माता पिता से अलग नहीं रखा जाए जब तक कि वह अपने का जीवनोपार्जन न कर सकें। ठीक है, जीवनोपार्जन रखना याद रखना, सिर्फ के पॉइंट याद रखना है। जैसे उसमें पहले फर्स्ट पॉइंट में हमारा था कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। फिर इसके बाद हमारा था MDN मतलब मिड डे मील, राज्य बालकों को पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाए। फिर इसके बाद तीसरा था कि खतरनाक कार्य करने से रोकना। चौथा था कि माता पिता से अलग न करना जब तक कि जीवनयापन न कर सके। पाँचवा है राज्य को मादक पदार्थों के सेवन उत्पादन तथा व्यापार से बच्चों को बचाना। और छठा है विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, वैज्ञानिक व सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिका अधिकारों की घोषणा की, जिसमें से कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। देखिए, जो पहला पॉइंट था इसमें प्रयास करेगा, ठीक है, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लागू किया है। देखिए, मैंने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, यहाँ पर देख लीजिए, योजना बनानी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना बनाई और उसे लागू किया है। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल अधिकारों की घोषणा की है। फिर 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराएगा। कहाँ तक? कक्षा 1 से 8 तक। शैक्षिक दृष्टि पिछड़े खंडों में कक्षा 5 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म में प्रदान कराना। अब देखिए, चौथे पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा में प्रतिदिन मतलब MDM के प्रतिबंध की करेगा। ऊपर डिस्कस मैंने किया था। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को प्राथमिक स्तर पर 300 रुपये तथा उच्च स्तर पर 480 रुपये छात्रवृत्ति का वार्षिक छात्रवृत्ति का प्राविधान किया गया था। 300 जो है प्राथमिक और 480 उच्च प्राथमिक। यह है नेशनल चाइल्ड पॉलिसी NCP के अंतर्गत कहा गया है। राष्ट्रीय बाल नीति। अब देखिए, जो है यह याद रखिएगा, 2 पॉइंट है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम जो है 1986 में आया था। यह वैकल्पिक प्रश्न बन जाता है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। और आप बताइए, जो हमारा NCP कब आया था? 1974 में आया था, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आया था। अब देखिए, बाल अधिकार के संरक्षण के संबंध में कुछ संवैधानिक प्रावधान है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि इसके अनुसार मानव का व्यापार व बेकार यानी कि जबरदस्ती काम कराना, उनका व्यापार करना, खरीद बेचना, यह दंडनीय अपराध है। इसके बाद अनुच्छेद 24 में कहा गया है बाल श्रम। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को श्रम करना, कारखानों आदि में कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है। ये NCP में भी कहा गया था, एक पॉइंट था। तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है, ये अनुच्छेद का याद रखिएगा। अब हम RT पढ़ लेते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009। तो RT से भी क्वेश्चन बन जाता है। RT जो है DPSP में निहित है। देखो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व DPSP के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के अनुसार
देश में इस संविधान के लागू होने के समय राज्य 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक कि 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, सिर्फ डीपीएसपी में 10 वर्ष तक ही कहा गया था। बालक को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं देना पड़ेगा, जैसे विद्यालय शुल्क, पाठ्य पुस्तकें। किसके लिए? सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के लिए। ठीक है, यानी कि 1 से 8 तक की बात कर रहा है। अब 86वें संशोधन 1902 में हम लोग पढ़ा था 21 का ये जोड़ा गया था। वही बात है कि राज्य 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 21 का तो मैंने पढ़ा था कि इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित हो गया। 27 अगस्त 2009 को इसे भारत के राजतंत्र को प्रकाशित कर दिया गया। राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो हमारा आरटी 2009 है इसमें जो है 7 अध्याय थे और 38 खंड था। ठीक है, 7 अध्याय और 38 खंड था। तो इस पॉइंट को याद में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए थे। तो जैसे यहाँ पर 7 अध्याय और 38 खंड था, तो 38 खंड था, तो उसमें जो दूसरा खंड था जो इम्पॉर्टेंट है कि इसमें 4 प्रकार के स्कूल का जिक्र किया गया था आरटी में। पहला जो है सरकार द्वारा स्थापित स्कूल, ऐसे स्कूल जो सरकार स्थापित किए हैं। दूसरा है अनुदान प्राप्त निजी स्कूल। इसमें क्या होता है कि सिर्फ जो है उसका जो शिक्षक का जो वेतन होता है सरकार देगा और बाकी जिम्मेदारी जो कॉलेज प्रबंधक का होगा, जो प्राइवेट होगा। ओके, तो इस बात को ध्यान देना है। अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूल और विशिष्ट श्रेणी उद्देश्य स्कूल जैसे नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, ये सभी विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय के अंतर्गत आएंगे। तो 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। पहला है राज्य द्वारा पोषित स्कूल या सरकार द्वारा स्थापित स्कूल। दूसरा अनुदान प्राप्त निजी स्कूल। दूसरा है अनुदान न पाने वाले स्कूल। तीसरा विशिष्ट श्रेणी स्कूल। इसे याद रखिएगा। और अधिनियम में कुछ प्रमुख बातें कही गई थी, इसे याद रखिएगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा को पाने या पूरा करने के लिए किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को न तो प्रवेश के लिए रोका जाएगा और न ही शिक्षा पूरी तक निकाला जाएगा। बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार है। ये आरटी किसमें कहा गया है? आरटी 2009 में कहा गया है। परंतु आजकल क्या होता है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वह बच्चों को मार्कशीट रख लेते हैं, कहते हैं कि जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक मार्कशीट नहीं मिलेगी, तो उनकी मनमानी करते हैं। परंतु आपका यह अधिकार है कि आप स्कूल को बदल सकते हैं। देखिए, 5वां है कि यदि बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाता, तो अगर बच्चा 6 वर्ष की आयु तक हो गया है और किसी कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाता है, तो वह अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यह जो है आरटी 2009 में कहा गया है, राइट टू एजुकेशन। नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि शिक्षा को 1976 में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा को किस में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। जो केंद्र व राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है समवर्ती सूची में। इसमें
राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं, बाल अधिकार और राष्ट्रीय बाल नीति और RT 2009 के बारे में हम लोगों ने जाना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर अभी तक बने हुए हैं तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।